हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन रिवीजन कम अमेंडमेंट सीरीज फॉर जून 2022। एंड गाइस, एज यू ऑल नो कि कल हमारा सेशन बीच में ही रुक गया था जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही थी। सो आज का जो सेशन है एक्चुअल में ये कंटिन्यूएशन है ऑफ द फर्स्ट सेशन, जिसमें अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वैल्यूएशन। ठीक है ना? सो वी डिड वैल्यूएशन क्लास 1 एंड टुडे आई एम गोइंग टू डू वैल्यूएशन क्लास 2। एंड आप सबको याद होगा कि क्लास 1 में हम लोगों ने सेक्शन 15 बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और उस पर बेस्ड हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करे थे, राइट? और आज का जो सेशन नंबर 2 है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रूल्स and again practical question based on such rules, right? So are you all ready? चलिए, अच्छा बच्चे कई कह रहे होंगे सर आज आप लाइव तो आए नहीं, आज प्रीमियरिंग क्यों हो रही है? तो मेरे बच्चे, मैं इसलिए प्रीमियर कर रहा था बिकॉज मैं आज चांस नहीं लेना चाहता था। सो आई थॉट कि मैं क्लास को रिकॉर्ड करके इसको अपलोड करके प्रीमियरिंग कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और आज भी हमारी क्लास खराब ना हो जाए, राइट? हाँ, लेकिन याद रखना, इवन दो दिस क्लास इज ऑन प्रीमियर, बट आपके चैट्स को मैं देख रहा हूं और जो जो क्वेश्चन मैं बीच में पूछूंगा आपने अपने चैट के अंदर उन सबको आंसर्स करना होगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं विद वैल्यूएशन लेक्चर 2, राइट? चलिए, तो सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा रिकैप कराने जा रहा हूं व्हाट वी डिड इन द लेक्चर 1 एंड उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लेक्चर 2 को पढ़ेंगे। सो लेक्चर 1 में हम लोगों ने बेसिकली वैल्यूएशन स्टार्ट किया था एंड आई एम वेरी श्योर आपको याद होगा कि जीएसटी में जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट हमें बताता है कि वैल्यूएशन करने के 2-3 पार्ट में डिवीजन थे। ठीक है ना? एक था सेक्शन 15(1), रेड विथ 15(2) एंड देन 15(3), अदरवाइज 15(4), अदरवाइज 15(5), राइट? तो एक बार जस्ट 2 मिनट का एक रिकैप है ये, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? चलिए, आप में से कौन मुझे बताएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15(1), असेसेबल वैल्यू इज नथिंग बट ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज द प्राइस विच इज पेड और पेएबल बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर, subject to 2 conditions, that price must be sole consideration and recipient and supplier must not be related, right? और अगर ऐसा हुआ तो उसमें कुछ हम ऐड कर देंगे और उसमें से कुछ हम लेस कर देंगे। ऐड क्या करेंगे, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, 5 चीजें ऐड होती थी और लेस क्या होता था, डिस्काउंट। सो आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। 15(4) में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी वजह से आपका 15(1) की वजह से वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है तो वैल्यूएशन कैन बी डन बाय फॉलोइंग द रूल्स फ्रॉम 27 to 31। याद आ गया बेटा? ठीक है। एंड 15(5) में नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 and 4, वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू some special rules which may be notified by the government on recommendation of council। और आपको याद होगा यहां से लेकर यहां तक हम लोगों ने कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ने थे फॉर वैल्यूएशन ऑफ सर्टन स्पेसिफाइड सप्लाईज। सबको याद है जी? चलो, बहुत बढ़िया। तो आइए हम लोग सबसे पहले रूल्स के अंदर 27 to 31 पढ़ेंगे एंड उसके बाद 31A to 35 पढ़ेंगे एंड लास्ट में वी विल बी डूइंग सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आल्सो। आई एम श्योर कि आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का असाइनमेंट मिल चुका है, नहीं मिला तो प्लीज नीचे लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको क्लिक करेंगे, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए और वहीं पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, इस क्लास के भी और आने वाली क्लासेस के भी, राइट? ठीक है सर। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब भी आपको रूल्स लर्न करने हो ना, तो हमेशा याद रखना स्टेप नंबर 1 क्या होता है, दैट आपको पहले ना हेडिंग्स लर्न होनी चाहिए। जितना स्ट्रांग आपको हेडिंग्स आती होंगी ना, उतना ही बेटर आपको रूल के अंदर का याद रहेगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम रूल्स की हेडिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप में से कौन बताएगा रूल 27 कब लगता है बच्चे? व्हेन प्राइस इज नॉट सोल कंसीडरेशन। ठीक है ना? अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं होगा तो वहां पर वैल्यूएशन करने के लिए वी विल अप्लाई रूल 27। ठीक है सर।
रूल 28 कब लगता है? जब सप्लाई किया जाता है थ्रू डिस्टिंक्ट पर्सन्स या फिर रिलेटेड पर्सन्स एज डिस्टिंक्ट। कौन से डिस्टिंक्ट थे? विच वर नोटिफाइड एज पर सेक्शन 25, यानी कि ब्रांचेस की बात हो रही थी। और रिलेटेड पर्सन्स कौन होते हैं? विच इज डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। आई होप आप सबको याद है ये। देन वी मूव्ड ऑन टू सेक्शन रूल 29। रूल 29 की अगर हम माने तो जब भी कोई सप्लाई दिया जा रहा है या लिया जा रहा है थ्रू एजेंट, तो वहां पर भी अप्लाई रूल 29। और एक होता है हमारे पास रूल 30 जो कि वैल्यूएशन करता है बेस्ड ऑन कॉस्ट। यहां पर जो वैल्यूएशन की जाती है वो किस पर की जाती है बेटा? बेस्ड ऑन कॉस्ट की जाती है, ठीक है जी। एंड देन रूल 31 होता है हमारा रेसिडुअल रूल, ठीक है जी। तो इस तरह से आई एम श्योर आपको, सिर्फ मैंने अभी हेडिंग्स लिखवाई हैं, अब इसके अंदर का कंटेंट क्या है वो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, अलॉन्ग विद आपको एग्जाम्पल दूंगा, और फिर एंड में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डेफिनेटली करेंगे, राइट। चलिए तो आइए देखते हैं डिटेल में रूल 27। देखिए जब हम रूल 27 की बात करते हैं ना, तो आराम आराम से देखना, लैंग्वेज को समझने पे ध्यान देना है आपने। आप सबको याद होगा कि अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? पहले अपने माइंड में ना इस चीज को लेकर आओ, प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन, व्हाट डज इट मीन? तो इसको आप माइंड में एक एग्जांपल लेके चलो। मान लो मैं मोबाइल फोन बेचता हूं, ठीक है, तो मैंने एक नया मोबाइल फोन मिस्टर एक्स को बेचा है, राइट। मैंने एक नया मोबाइल फोन मिस्टर एक्स को बेचा है, बदले में मैंने उससे एक तो ओल्ड मोबाइल फोन ले लिया, प्लस मैंने उससे 15,000 रुपए कैश ले लिया। अब आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि यहां पर जो प्राइस मुझे मिला है 15,000 रुपए, क्या वो सोल कंसिडरेशन है? नो। क्यों? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट क्या आपको एक पुराना मोबाइल भी मिला था? यस। तो हम ये मान के चलते हैं कि इट्स अ केस वेयर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। क्या ये पहले माइंड क्लियर हो गया या नहीं? ठीक है। अब सवाल यहां पर यह था कि नया मोबाइल फोन मैंने बेचा है, तो यानी कि जो मैंने सप्लाई करा है वो क्या है? न्यू मोबाइल फोन, इसको लिख देते हैं एन। और जो मैंने लिया है वो है पुराना मोबाइल फोन, इसको लिख देते हैं ओ, ठीक है ना, एन एंड ओ। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से जवाब दीजिएगा। रूल 27 से पूछा गया कि बताओ नए वाले मोबाइल फोन की वैल्यू कैसे निकलेगी। याद रखना, आप यहां पर ओल्ड की वैल्यू नहीं सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं उस चीज की वैल्यू निकालना जिसे आपने सप्लाई करा है, परंतु जिसका कंसिडरेशन होली इन मनी नहीं था। आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? यस। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि नए वाले मोबाइल फोन की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। तो इसके लिए हमें पढ़ाया जा रहा है रूल 27। तो रूल 27 में सबसे पहले कहा गया कि असेसेबल वैल्यू हम ले लेंगे OMV ऑफ सच सप्लाई। नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सच सप्लाई। यहां पे सच सप्लाई से मेरा क्या मतलब है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। सच सप्लाई का मतलब है नया मोबाइल फोन। वेरी गुड। तो आप लोगों को ओपन मार्केट वैल्यू निकालनी है नए वाले मोबाइल फोन की। तो जैसे ही आप नए वाले मोबाइल फोन की ओपन मार्केट वैल्यू निकालेंगे, क्या वही असेसेबल वैल्यू मान ली जाएगी? बात खत्म हो गई। तो मान लेते हैं कि अगर नए वाले मोबाइल फोन की ओपन मार्केट वैल्यू है 22,000, तो आप क्या बोलोगे? असेसेबल वैल्यू विल बी टेकन एज 22,000। क्लियर है या नहीं? यस, वेरी वेल डन। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। मान लेते हैं कि वो प्रोडक्ट नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता क्योंकि वो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है, तो फिर उसका OMV तो होगा ही नहीं। याद रखना, अक्सर OMV स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स का मिलता है। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट समझते हैं ना? जैसे पेन हो गया, फोन हो गया, या अगर मैं कहूं कि मैंने कोई चीज स्पेशल बनवाई है आपसे, तो उसका ओपन मार्केट वैल्यू कभी होगा ही नहीं। यस सर, बात तो सही है। तो फिर वहां पर हम जाएंगे किसके पास? सेकेंड क्लॉज के पास, ठीक है जी। अब वो क्या कहता है, ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि अगर OMV डिटरमाइंड नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम AV कैसे निकालेंगे? सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन।
सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन? तो उसने कहा कंसिडरेशन इन मनी, यानी कि जितना भी कंसिडरेशन मनी में होगा वो ले लेंगे, along with further amount in money equivalent to consideration not in money। ना ये थोड़ा सा बच्चे को लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत आती है, तो इसको आराम से पहले समझ लेते हैं। कंसिडरेशन इन मनी, इन माई केस कंसिडरेशन इन मनी था 15,000, जो मेरा एग्जाम्पल था उसमें कंसिडरेशन इन मनी कितना था? 15,000। ठीक है सर। फर्दर अमाउंट इन मनी इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी। अब आप मुझे बताओ, मेरे को कंसिडरेशन इन मनी मिला था 15,000 एंड कंसिडरेशन नॉट इन मनी मिला था पुराना वाला मोबाइल फोन। तो पुराने वाले मोबाइल फोन की आपको मनी वैल्यू निकालनी है। अब मान लेते हैं कि पुराना वाला मोबाइल फोन मार्केट में 4,000 का बिकता है, तो उन्होंने कहा ठीक है 15 प्लस 4, तो आपकी असेसेबल वैल्यू हो जाएगी 19,000। क्या सबको क्लियर हो गया? ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि फिर से जो चीज आपने एक्सचेंज में लिया है उसकी मनी वैल्यू नहीं निकल पा रही है किसी भी वजह से, तो आपको जाना पड़ेगा सी के पास। अब सी क्या कहता है? बहुत सिंपल है, वो कहता है कि भैया देखिए, अगर ओएमवी भी नहीं अवेलेबल है और अगर आप कहते हो कि हमारे पास मनी वैल्यू ऑफ दैट कंसिडरेशन विच इज नॉट इन मनी वो भी नहीं अवेलेबल है, तो आप लाइक काइंड लाइक क्वालिटी वाला कोई भी प्रोडक्ट ले लो और उसी की वैल्यू को असेसेबल वैल्यू बना दो। तो यहां पर हमने क्या लेना है? लाइक काइंड एंड क्वालिटी लेना है। क्या सबको क्लियर है? वेरी गुड। अब आ जाता है लास्ट पॉइंट। मान लो लाइक क्वांटिटी, लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी भी नहीं है, तो उन्होंने कहा यार देखो अब तो बड़ा सिंपल सा है, हम सम टोटल करेंगे कंसिडरेशन इन मनी यानी कि 15,000 रुपए प्लस मनी वैल्यू इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी, बट क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है तो उसको हम खुद कैलकुलेट करेंगे, या तो अप्लाइंग रूल 30 या अप्लाइंग रूल 31। तो क्या मतलब है यहां पर? कौन मुझे बताएगा 31 का रूल क्या हम नए फोन पे अप्लाई करेंगे या पुराने फोन पे? ये बता दो बस, क्योंकि यहां पे कई बच्चों को समझ नहीं आता। सम टोटल करना है कंसिडरेशन इन मनी यानी कि 15,000 प्लस मनी वैल्यू अमाउंट इन मनी दैट इज इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी विच इज डिटरमाइंड एज पर रूल 3031। आप में से कौन मुझे बताएगा कि रूल 3031 में हम किसकी वैल्यूएशन के लिए इन रूल्स को रेफर करेंगे? वेरी गुड, वी विल बी रेफरिंग 30 एंड 31 फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ old mobile phone which we received in exchange of the new mobile phone. I hope clear to everyone. Should I log this? Very well done. बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो अब कई बार बच्चा कहता है सर एक बात बताओ 3031 क्या होता है ये तो बता दो। तो पहले 3031 पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 30 क्या कहता है? 30 कहता है कि भैया ऐसा है, assessable value can be calculated on the basis of cost of production। कहता है अगर हमें किसी भी चीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता हो तो उसका 110% कर दिया जाएगा टू गेट द असेसेबल वैल्यू। अब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, अगर आप रूल 30 लगा रहे हो तो आप उस चीज का किसी तरीके से क्या पता लगा लो? प्रोडक्शन कॉस्ट पता लगा लो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता लगा लो, उसका 110% कर दिया जाएगा इन ऑर्डर टू गेट, कम ऑन, क्या? इन ऑर्डर टू गेट द असेसेबल वैल्यू बाय अप्लाइंग रूल 30। क्या सबको क्लियर है? लेकिन आप में से कौन मुझे बताएगा रूल 30 अप्लाई करना प्रैक्टिकली हमेशा आसान नहीं होता होगा। द रीजन बीइंग इज कि रूल 30 में क्या आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकालना आना चाहिए, और उसके लिए क्या आपके पास कंप्लीट डाटा या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मान लो आपके पास डाटा नहीं था, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, आपके पास डिटेल्स नहीं था, तो आप सीओपी निकाल ही नहीं पाओगे, तो रूल 30 अप्लाई नहीं होगा। तो जब रूल 30 अप्लाई नहीं होगा तो वी कैन मूव ऑन टू रूल 31। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रूल्स है ना, ये सीक्वेंस में ही फॉलो होते हैं।
इसका मतलब डायरेक्ट 31 में नहीं जा सकते हैं, आपको पहले किस में जाना पड़ेगा, 30 में जाना पड़ेगा, एंड देयर आफ्टर यू कैन एंटर टू रूल 31। ये ध्यान रखना है आपने। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है या नहीं? पहले आप 30 में जाओगे, फिर आप 31 में जाओगे, ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें लॉ क्या बोलेगा कि अगर सर्विसेज की बात की जाएगी तो सप्लायर के पास ऑप्शन है डायरेक्ट 31 में आ जाए, इग्नोरिंग 30। सिर्फ सर्विसेज के केस में आप 30 को इग्नोर करके किस में आ सकते हैं, 31 में। अब बच्चा कहता सर 31 बता तो दो होता क्या है, तो मेरे बच्चे 31 इज द रेसिडुअल मेथड। नाउ व्हाट इज रेसिडुअल मेथड? रेसिडुअल मेथड का मतलब होता है समथिंग, हाँ जी कौन बताएगा, समथिंग रेसिडुअल। रेसिडुअल मतलब बेस्ट जजमेंट, यानी कि ऑफिसर अपनी जजमेंट को बेस बनाकर क्या वैल्यूएशन करेगा। यस ठीक है जी। और हमारे हिसाब से ना सबसे खतरनाक मेथड ही यही होता है। बच्चों को सबसे इजी ये लगता है क्योंकि लिखना कुछ नहीं होता, लेकिन रियल लाइफ में सबसे डिफिकल्ट मेथड कौन सा होता है, रूल 31। क्योंकि आपको नहीं लगता कि ऑफिसर को आपने एक पावर दे दिया है कि अगर वो चाहे तो अपने आप कुछ भी वैल्यू निकालकर क्या वो आपके ऊपर थोप सकता है। यस ये ध्यान रखना, ठीक है जी, ठीक है जी। लेकिन इसमें एक लैंग्वेज लिखी हुई है लॉ की, वो क्या है कि रेसिडुअल मेथड में ऑफिसर कैलकुलेट तो करेगा, लेकिन कीपिंग इन माइंड ऑल प्रीसीडिंग रूल्स। मतलब आप ऐसा नहीं है एडहॉक बेसिस पे कुछ भी बोल दोगे। आपको अगर कोई वैल्यू आप बोलोगे तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू है और क्यों है। आर यू गेटिंग ना? यस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज वी डिड रूल 30, वी डिड रूल 31, ठीक है। तो अब चलते हैं जरा, 27 भी हो गया हमारा। मूविंग ऑन टू रूल 28। कौन बताएगा रूल 28 कब लगता है? अगर आप सप्लाई कर रहे हो, कम ऑन, डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 यानी कि ब्रांच ट्रांसफर्स, या फिर अगर आप सप्लाई कर रहे हो अपने ही किसी रिलेटेड पर्सन को, तो डेफिनेटली वहां पर जो भी आप ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलोगे वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ध्यान रखना। तो फिर वहां पर वैल्यूएशन कैसे की जाएगी? बाय अप्लाइंग रूल 28। इज दैट क्लियर? चलिए, अब बच्चा कहता है सर रूल 28 क्या कहता है? ये बहुत आसान है। ये कहता है कि भैया देखो, अगर मान लो मैंने अपनी ब्रांच को कोई माल भेजा है, तो जो भी माल मैंने अपनी ब्रांच को भेजा है ना, उसका ओपन मार्केट वैल्यू आप निकाल लो, खत्म। तो उसका ओपन मार्केट वैल्यू, तो मेरे ख्याल से ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि फिर से वो प्रोडक्ट मार्केट में इस तरह से नहीं मिलता है जिस तरह से मैंने भेजा था ब्रांच को, तो फिर क्या करें सर? तो फिर वहां पे लाइक काइंड लाइक क्वालिटी ले लो। सर वो भी नहीं है तो 30 और 31 इन ऑर्डर अप्लाई कर देना। क्या यहां तक क्लियर है? पहले ओपन मार्केट वैल्यू ना हो तो लाइक काइंड लाइक क्वालिटी, अगर वो भी ना हो तो अप्लाई करो रूल 30, 31 इन ऑर्डर। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं इन ऑर्डर, यानी कि पहले 30 लगाना, बाद में 31 लगाना। क्या सबको क्लियर है? यस सर। लेकिन इसमें ना अगर आपको याद हो तो दो प्रोवाइजोस भी थे, दो प्रोवाइजोस थे। पहला प्रोवाइजो क्या कहता है? मान लो मैंने माल दिया ब्रांच को और ब्रांच आगे बेच रही है टू अनरिलेटेड पर्संस। आप माल किसको दे रहे हो? ब्रांच को, और ब्रांच उसी को एज इट इज आगे बेच रही है किसको? अनरिलेटेड पर्संस को। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, अगर इट इज द केस तो हम आपको एक चॉइस दे रहे हैं। चॉइस क्या है कि अगर आप चाहो तो वैल्यू क्या ले सकते हो? 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक। मतलब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। मान लो मैं यहां से आज माल भेज रहा हूं, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स। वही प्रोडक्ट एक्स क्या मेरी ब्रांच के पास पहले से पड़ा हो सकता है? बिल्कुल। एट और अबाउट द सेम टाइम जब वो प्रोडक्ट एक्स किसी अनरिलेटेड पर्सन को बेच रहा होगा, मान लो वो 100 रुपए में दे रहा है, तो उसका 90% क्या मेरी वैल्यू ले ली जाएगी? यस। तो इसीलिए लैंग्वेज क्या है? 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ लाइक काइंड लाइक क्वालिटी। समझ रहे ना? देखो, जो माल मैं दे रहा हूं वो तो अभी पहुंचा ही नहीं ना, वैल्यू तो हम इसकी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ही लाइक काइंड लाइक क्वालिटी का माल अगर ब्रांच के पास पड़ा हुआ था और वो आगे किसी भी अनरिलेटेड पर्सन को बेच रहा था, जेयर प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, तो उसका 90% कैन बी टेकन एज वैल्यू ऑफ दिस सप्लाई। अंडरस्टूड? वेरी गुड। और दूसरा इन्होंने एक पॉइंट और बोला है, वो क्या?
अगर तो रिसिपिएंट एलिजिबल फॉर आईटीसी है तो गवर्नमेंट कहती है कि फिर तो उस केस में जो भी आप इनवॉइस पे लिख दोगे ना वही ओपन मार्केट वैल्यू मान ली जाएगी। यानी कि वहां पर ओपन मार्केट वैल्यू के लिए आपको दर दर नहीं भटकना। अगर रिसिपिएंट एलिजिबल फॉर आईटीसी है तो जो आप लिख दोगे इनवॉइस में, हाँ जी, जो भी आप लिख दोगे किसमें, इनवॉइस में, क्या वही बन जाएगी हमारी ओपन मार्केट वैल्यू। कितने बच्चों को समझ आ गया? जो आप इनवॉइस में लिख दोगे वो बन जाएगी आपकी ओपन मार्केट वैल्यू। ये ध्यान रखिएगा। क्या मैं इसको लॉक कर दूं? चलिए, बहुत बढ़िया। सो आई एम श्योर दिस इज डन नाउ, दिस इज डन। जल्दी बोलो फटाफट से। क्या सबको क्लियर है जी? वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अब चलते हैं जरा रूल 29। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसके नोट्स। अब देखो ये वाले नोट्स तो मैंने एक्चुअल में ना इसी पे लिखे हुए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, है ना। और मैं देखता हूं अगर इसका पीडीएफ बन सकेगा तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। वैसे बन जाता है इसका पीडीएफ, मैं देखता हूं, बनवा के देखता हूं कैसे बनता है ना, फिर मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। अब सप्लाई टू और फ्रॉम एजेंट। अगर आप एजेंट के थ्रू माल दे रहे हो या एजेंट के थ्रू माल ले रहे हो तो वहां पर वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? सर या तो ओपन मार्केट वैल्यू, और अगर आपने एजेंट से लिया और आप आगे सप्लाई कर रहे हो टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, तो जितने का आप सप्लाई कर रहे हो ना उसका 90% आप वो वैल्यू ले सकते हो, बिल्कुल जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है जी। और अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है और आप आगे बेच भी नहीं रहे हो तो फिर उस केस में अप्लाई करो रूल 30-31 इन दैट ऑर्डर। लीजिए, वेरी सिंपल। 21 मिनट के अंदर हमने रूल 27 से लेके 31 तक पढ़ लिए। आई एम श्योर दिस इज डन नाउ। तो एक बार मैं फटाफट से पूछूंगा, रूल 27 ओएमवी नहीं है तो सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी एंड मनी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच इज नॉट इन मनी इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन विच इज नॉट इन मनी, ठीक है जी, ठीक है। और तीसरा लाइक एंड लाइक क्वालिटी, अदरवाइज सम टोटल करेंगे। सम टोटल करते समय ओल्ड वाले की वैल्यूएशन क्या रूल 30-31 के हिसाब से डिटरमाइन की जाएगी। 30 क्या होता है बेटा? 110% ऑफ सीओपी, और 31 क्या होता है? रेसिडुअल वैल्यू। लॉक कर दे इसको, वेरी गुड। व्हेन वी मूव्ड ऑन टू रूल 28, तो रूल 28 में 3 पॉइंट 2 प्रोवाइजो। 3 पॉइंट कौन से हैं? ओएमवी, या फिर अगर आप सेकंड केस में आएंगे तो ओएमवी नहीं लेना तो सेकंड नंबर पे कौन बताएगा क्या था? कम ऑन, वेरी गुड, बता दो ना यार प्लीज। लाइक काइंड लाइक क्वालिटी या फिर 30-31 में जाएंगे। 2 प्रोवाइजो कौन से थे? पहला, अगर आप जिसको दे रहे हो वो आगे एज इट इज सप्लाई करता है टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, तो उसका 90% क्या आप वैल्यू ले सकते हो। और दूसरा, अगर रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर आईटीसी तो जो आप इनवॉइस में लिख दोगे क्या वही ओपन मार्केट वैल्यू मान ली जाएगी। सिंपल, बहुत बढ़िया। और 29 तो बहुत सिंपल है, एजेंट के केस में आता है ओएमवी या 90% वाला केस, और अदरवाइज 30-31 आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ गया जी? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमारा फेज 1 हो गया खत्म। अब हम चलेंगे वैल्यूएशन फेज 2 में। वैल्यूएशन फेज 2 में आप सबको मालूम है रूल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 32वां रूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, और उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने, और उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद रूल 31A। आप सबको याद होगा कि जब हम गुड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि गुड्स में इंक्लूडेड होते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। फिर जब हम शेड्यूल 3 पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं? ऑल एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दे आर इन द नेगेटिव लिस्ट। सो क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि आउट ऑफ ऑल एक्शनेबल क्लेम्स ओनली लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग आर दोज एक्शनेबल क्लेम्स विच आर सब्जेक्ट टू जीएसटी। सवाल ये है कि इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है। सो दैट इज द पॉइंट नाउ। तो आप ध्यान रखिएगा कि रूल 31A मुझे सिखाता है, आवाज मारो क्या? वैल्यूएशन करना, ठीक है जी, वैल्यूएशन करना फॉर लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। तो सबसे पहले याद रखना, लॉटरी के लिए आपको अलग तरीके से पढ़ना है एंड बेटिंग एंड गैम्बलिंग के लिए आपको अलग पढ़ना है। बेटिंग एंड गैम्बलिंग के लिए तो बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट कहती है कि भैया असेसेबल वैल्यू इज नथिंग बट 100% ऑफ योर बेटिंग अमाउंट। सिंपल है ना भाई, अगर आप 100 रुपए की बेटिंग कर रहे हो ना
तो 100 रुपए के वैल्यू पर ही जीएसटी लगेगा। अगर आप 1 लाख रुपए की बेटिंग कर रहे हो तो 1 लाख रुपए की वैल्यू पर जीएसटी लग जाएगा, खत्म। क्लियर है? ओके सर। व्हाट अबाउट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी? लॉटरी के केस में बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी फेस वैल्यू होती है उसका 128 100 अपॉन 128 करना है, ठीक है ना। वी ऑलवेज अज्यूम दैट द फेस वैल्यू इंक्लूड्स जीएसटी, सो इसीलिए हम डिवाइड बाय क्या कर देते हैं 128 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट विल बी टेकन एज द असेसेबल वैल्यू। लेकिन कई बार क्या होता है, फेस वैल्यू या फिर वैल्यू विच इज नोटिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, हाँ जी, विच एवर इज हायर। याद रखना दोनों में जो हायर होगा ना उसका 100 बाय 128 करना है। अगर किसी ने पहले पुराना पढ़ा होगा तो आई एम श्योर आप लोगों ने पहले 100 बाय 18 118 भी पढ़ा था एंड 100 बाय 128 भी पढ़ा था। तो अब ऐसा नहीं है, सिर्फ अब एक ही केस पढ़ना है 100 बटा 128। लेकिन 100 बटा 128 किसका करना है बेटा? फेस वैल्यू ऑफ दैट टिकट या फिर जो भी वैल्यू नोटिफाइड की जाएगी बाय द गवर्नमेंट विच एवर इज दी, हाँ जी, जो भी ऑर्गेनाइजिंग स्टेट उसको नोटिफाई करेगा विच एवर इज द हायर, उसका 100 बाय 128 आपको करना है। क्लियर है जी? ठीक है सर। सो दिस इज ऑल अबाउट रूल 31A। नाउ कमिंग आउट विद अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज रूल 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है ना। देखिए आप सबको याद होगा कि 32 हमें सबसे पहले तो सिखाता है वैल्यूएशन करना फॉर मनी चेंजिंग बिजनेस, एयर ट्रैवल एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस, फिर उसके बाद सेकेंड हैंड डीलर्स एंड वाउचर्स एंड टोकन्स। इन सब की वैल्यूएशन हम पढ़ते हैं रूल 32 के अंदर। तो बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने मेरे साथ, ठीक है, बिकॉज 32 मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। इसको खत्म करते ही वैल्यूएशन का चैप्टर मात्र 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए रूल 32 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मनी चेंजिंग बिजनेस के अंदर। आप सबको मालूम है मनी चेंजिंग बिजनेस जहां पे एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी में आपकी एक्सचेंज किया जाता है एंड उसके लिए कुछ एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है। तो ऐसी सर्विस का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा ये हमें सिखाता है रूल 32, ठीक है जी। अब रूल 32 पहले तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है कि आप अगर चाहो तो ऑप्शन ए ऑप्ट करो, अगर आप चाहो तो ऑप्शन बी ऑप्ट करो। लेकिन याद रखना अगर आपने बी ऑप्ट कर लिया तो ड्यूरिंग द ईयर आप इस ऑप्शन से अपने आप को विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपको पूरा साल क्या ऑप्शन बी में रहना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है सर। अब चलते हैं पहले जनरल लॉ क्या कहता है। जनरल लॉ कहता है कि भैया सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो आप मनी चेंजिंग बिजनेस कर रहे थे क्या उसमें वन ऑफ द करेंसी INR थी या नहीं। तो हमने पहले सिचुएशन बना लिया कि अगर वन ऑफ द करेंसी इज INR या फिर नन ऑफ द करेंसी इज INR। बताओ पाउंड को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो वन ऑफ द करेंसी INR है, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना है वन ऑफ द करेंसी क्या है INR है, डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करना है तो नन ऑफ द करेंसी इज INR, ठीक है ना। तो पहले आपको क्वेश्चन में ये समझना पड़ेगा कि क्या हमारे पास जो भी हम धंधा कर रहे थे क्या उसमें एक्सचेंज में क्या कोई एक करेंसी INR थी या नहीं थी, ठीक है जी। तो पहले हम प्रिज्यूम कर लेते हैं यस सर थी, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहती है कि भैया ये बताओ क्या RBI का रेफरेंस रेट आपको गिवन था या नहीं उस दिन के अंदर। अगर तो RBI का रेफरेंस रेट गिवन था तो आप इसे कौन बताएगा। वेरी गुड। वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, वेरी गुड, द वैल्यू विल बी द डिफरेंस ऑफ बाइंग रेट ऑफ RBI एंड बाइंग रेट फ्रॉम कस्टमर। क्या मतलब है सर इसका, और ऐसे ही सेल रेट ऑफ RBI एंड सेल रेट टू द कस्टमर। मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपने खरीदा 30 रुपए में और RBI खरीदता है 31 रुपए में,
आपने कितने में खरीदा? डॉलर 30 रुपए में। अब सर डॉलर 30 रुपए में इतना जल्दी गिरा दिया? अरे एक दिन आएगा हमारा INR इतना स्ट्रांग हो जाएगा, डॉलर को हम नीचे गिराएंगे। ठीक है जी, चलो एक्चुअल वैल्यू पे आ जाते हैं। हमने डॉलर खरीदा 75 में, RBI ने खरीदा 78 में, तो मुझे बताओ क्या 3 रुपए मैंने कमा लिए ना? तो वो 3 रुपए बिकम माई वैल्यू ऑफ सर्विस इनटू नंबर ऑफ डॉलर्स। ऐसे सेलिंग में चलते हैं। RBI बेचता है 70 रुपए का, मैं बेचता हूं 75 रुपए का, तो क्या मैं 5 रुपए एक्स्ट्रा बेचता हूं? तो वो 5 रुपए बिकम माई वैल्यू ऑफ सर्विस। सो डिफरेंस बिटवीन द बाइंग रेट्स या डिफरेंस बिटवीन द सेल रेट्स, आपका और RBI का सेल रेट, आपका और RBI का बाइंग रेट का डिफरेंस जब आप लोगे ना, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सर्विस फॉर 1 यूनिट। इनटू कर देना नंबर ऑफ करेंसीज, तो टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस आ जाएगी। ठीक है जी, वेरी गुड। लेकिन अगर RBI रेफरेंस रेट नहीं दिया हुआ तो फिर आपने कुछ नहीं करना। लॉ कहता है कि आप 1% ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड इन रुपीस, आप वो ले लेना, सिंपल। यानी कि अगर आपने 2 लाख की करेंसी एक्सचेंज करी है तो 2 लाख रुपए का 1% विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सबको क्लियर है जी? वेरी वेल डन। अब केस 2 में चलते हैं जरा। सपोज करो नन ऑफ द करेंसी इज INR, इनमें से कोई भी करेंसी अगर INR नहीं हो तो क्या होगा? नन ऑफ द करेंसी इज INR, देन व्हाट? तो आपको याद होगा इसमें आपने क्या पढ़ा था? क्या अगर मैं ये कहूं कि डॉलर को आपने पाउंड में कन्वर्ट कर दिया, डॉलर को आपने पाउंड में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने क्या करना है? डॉलर की भी इक्विवेलेंट INR वैल्यू निकाल लेनी है यूजिंग RBI रेफरेंस रेट, पाउंड की भी इक्विवेलेंट INR वैल्यू निकाल लेनी है यूजिंग RBI रेफरेंस रेट। दोनों में जो भी लोअर होगा ना उसका 1% ले लेना, दैट विल बी टेकन एज वैल्यू। सिंपल। दोनों करेंसीज की इक्विवेलेंट INR वैल्यू, दोनों में से जो लीस्ट होगा उसका 1% विल बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है? ठीक है सर। अगर आप चाहो तो आप ऑप्शन बी में जा सकते हो, एंड ऑप्शन बी बहुत सिंपल सा था। इसमें हम एडहॉक बेसिस पर वैल्यूएशन करते हैं। लॉ कहता है कि अगर आपने वैल्यू ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड अगर अप टू 1 लाख रुपया है तो आप क्या करेंगे? 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट या 250 रुपए, दोनों में से जो भी हायर होगा वो आप ले लीजिएगा। 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट या 250 रुपए, विच एवर इज हायर, दैट विल बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ सर्विस। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो मैंने करेंसी एक्सचेंज करी है वो 1 लाख से ज्यादा है बट अप टू 10 लाख है, तो उन्होंने कहा फिर उस केस में 1000 रुपीज तो फिक्स्ड है प्लस 0.5% ऑफ द अमाउंट विच इज इन एक्सेस टू 1 लाख। एग्जाम्पल सर 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख के अंदर 1 लाख तो 1000 रुपए तो ले ही लो, और जितना वो 1 लाख से ऊपर है यानी कि 1.5 लाख, उसका लेना है 0.5%। ठीक है सर। और अगर ये 10 लाख से ऊपर है तो 5500 तो ले ही लो, प्लस 0.1% ले लेना ऑफ द अमाउंट इन एक्सेस टू ₹10 लाख या 60,000, विच एवर इज लोअर। यानी कि इन एनी केस द वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन 60,000, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है जी? ठीक है सर। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा अच्छे से समझ आएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ठीक है जी? ठीक है सर। अब चलते हैं जरा एयर ट्रैवल एजेंट। आई एम वेरी श्योर ये तो आपको अच्छे से आता है। अगर उसने डोमेस्टिक एयर टिकट्स बुक करी है तो 5% ऑफ द बेसिक फेयर, और अगर इंटरनेशनल करी है तो 10% ऑफ द बेसिक फेयर। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई दिक्कत थी आपको। लाइफ इंश्योरेंस, देखिए लाइफ इंश्योरेंस में आपको याद होगा पहले हम चेक करते थे कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको दी गई है वो प्योर रिस्क कवर करती है या उसमें रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों है। देखिए अगर तो ऐसा होगा ना कि आपको मैच्योरिटी पे कुछ मिलेगा तो वो रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैच्योरिटी पे कुछ नहीं मिलेगा बट अनसर्टेनिटी अगर किसी के साथ होती है तब उसके पीछे के परिजनों को मिलेगा, तो वो होती है प्योर रिस्क कवर पॉलिसीज। याद रखिएगा अगर आप प्योर रिस्क कवर पॉलिसीज ले रहे हैं तो जितना प्रीमियम होगा ना वही वैल्यू होगी। इसका एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस इज अ प्योर रिस्क पॉलिसी, प्योर रिस्क कवर पॉलिसीज होती है। और प्योर रिस्क कवर पॉलिसीज के अंदर अगर मैं कहूं कि प्रीमियम आपने 10,000 भरा है तो पूरा का पूरा 10,000 ही वैल्यू है और उस पर 18% क्या लग जाएगा? GST। ठीक है सर।
लेकिन अगर मैं ये कहूं कि रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों है, रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों है, तो वहां पर लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अगर वो प्रीमियम जो लिया गया था उसमें कुछ अमाउंट रिस्क में एलोकेटेड है और कुछ इन्वेस्टमेंट में एलोकेटेड है, अब लॉ कहता है कि अगर तो ये आपको इंटीमेट किया गया है, अगर ये इंटीमेट किया गया है टू द पॉलिसी होल्डर कि कितना एलोकेटेड है रिस्क में और कितना इन्वेस्टमेंट्स में, तो हम पूरे प्रीमियम में से ना रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट वाला एलोकेशन माइनस कर देंगे और जो रिस्क वाला प्रीमियम बचेगा ना उसको हम वैल्यू मानते हुए क्या जीएसटी लगा देंगे। अच्छा, टोटल प्रीमियम में से इन्वेस्टमेंट वाला एलोकेशन हटा देंगे तो रिस्क वाले एलोकेशन पे हम पूरा का पूरा जीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है सर, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पॉलिसी होल्डर को इंटीमेट नहीं किया गया कि कितना अमाउंट एलोकेट होगा टुवर्ड्स रिस्क एंड कितना अमाउंट एलोकेट होगा टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर में टोटल प्रीमियम का 25% ले लेना एंड अगले साल से टोटल प्रीमियम का 12.5% ले लेना, विल बी टेकन एज वैल्यू जिस पर लगेगा जीएसटी। क्या सबको क्लियर है? यस सर, वेरी वेल डन। और आजकल तो आपने सुना होगा वन टाइम एन्युटी पॉलिसीज भी आ चुकी है जिसमें आप एक ही बार 10, 15, 20 लाख रुपया दे दो, कहानी खत्म। तो उसमें लॉ कहता है कि क्योंकि ये वन टाइम एन्युटी है और अच्छा खासा प्रीमियम होगा तो उसके 10% पर जीएसटी लगेगा। यानी कि अगर आपने 6 लाख रुपया प्रीमियम भरा है तो 60,000 पर 18% का आपका जीएसटी लगेगा। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से रिस्क कवर भी हमें समझ आ गया है। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? बिल्कुल सर। अब चलते हैं जरा सेकंड हैंड डीलर्स। सेकंड हैंड डीलर्स सर, ये जो सेकंड हैंड डीलर्स के लिए जो रूल मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसमें इतना याद रख लेना कि ये अज्यूम किया जा रहा है कि सेकंड हैंड डीलर पे ये लॉ तभी लगेगा अगर वो आईटीसी नहीं ले रहा। तो याद रखना, अगर वो आईटीसी नहीं ले रहा। अब बच्चा कहता है सर समझ नहीं आई, क्या मतलब है? मैं आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, मैं आपको सिचुएशन देता हूं। मान लो OLX ने गाड़ी खरीदी और गाड़ी बेची। अब वो किससे खरीदता है? सर उसने ना रिलायंस से भी खरीदी है और उसने ना मिस्टर एक्स जो कि पर्सनल यूज के लिए गाड़ी लेकर गया था उससे भी खरीदी है। अब आप मुझे बताओ, जब रिलायंस इसको अपना कोई भी बिजनेस एसेट डिस्पोज ऑफ करेगा, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि वो गाड़ी, हाँ जी, वो वाली गाड़ी थी जिस पर आईटीसी मिलेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। 13 पैसेंजर्स वाला जो आपने पॉइंट पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूं। तो ट्रक मान लेते हैं, चलो रिलायंस ट्रक बेच रहा है OLX को। मुझे बताओ, क्या ट्रक पर उसने जीएसटी लिया था? हां। तो अगर जब वो अपने कोई भी एसेट को जिस पर उसने जीएसटी लिया था परमानेंटली डिस्पोज ऑफ करेगा तो क्या वो सप्लाई है? बिल्कुल। अगर वो सप्लाई है तो क्या वो जब इसको बेचेगा तो क्या वो जीएसटी चार्ज करेगा? जीएसटी चार्ज करेगा तो OLX उसका क्या ले लेगा? क्रेडिट। अगर OLX क्रेडिट ले लेगा तो रूल 32 उस पर नहीं लगेगा। समझ आ गया? ठीक है सर। केस 2 क्या हो सकता है? क्या मिस्टर एक्स ने पर्सनल यूज के लिए गाड़ी खरीदी थी? मान लो आपके पापा ने गाड़ी खरीदी थी या आपके पापा ने पर्सनल यूज के लिए कुछ खरीदा था, उस पर उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया था। अब जब वो बेचते हैं तो वो सप्लाई तो होती नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल सही है। और जब वो सप्लाई नहीं है तो डेफिनेटली वो जीएसटी चार्ज भी नहीं करेंगे। जब जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे तो OLX उस पर क्रेडिट भी बुक नहीं करेगा। तो इस पर रूल 32 लगेगा। तो अब रूल 32 क्या कहता है? वेरी सिंपल। रूल 32 कहता है कि भैया बहुत सिंपल सी बात है, वैल्यूएशन का मतलब है वैल्यू एडिशन और वैल्यू एडिशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। मान लो आपसे मैंने खरीदा 1,000 रुपए में, आगे बेच दिया 1200 में, तो सर ये 200 रुपीज इज द वैल्यू एडिशन और उसी को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलते हुए क्या जीएसटी लगा देंगे। ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सेकेंड हैंड गुड्स के अंदर कुछ नहीं करना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बस परचेज प्राइस। ठीक है। इसी में आपको याद होगा एक और केस आपने पढ़ा था
कुछ केसेस में परचेज प्राइस अवेलेबल नहीं होता, दैट इज अ केस जब आपका एसेट जो है वो रीप्रोसेस कर लिया जाता है बाय द बैंक्स। आपको मालूम है बैंक्स जो होते हैं वो भी सेकेंड हैंड गाड़ियों का ऑक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोन्स दिए होते हैं, जब लोग लोन चुका नहीं करते तो फिर वो उन गाड़ियों को उठा के ले आते हैं। याद है आपको? ठीक है, तो ऐसे जब ऑक्शंस होते हैं तो वहां पर भी क्या एक तरह से सेकेंड हैंड गाड़ियां ही बिक रही हैं, तो उनके लिए ये फॉर्मूला लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उनके लिए परचेज प्राइस कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि उन्होंने खरीदी नहीं है, उठाई है गाड़ी। तो आपको याद होगा उसमें आपने लॉ में पढ़ा था कि ऑक्शन के केस में, यानी कि जब आप इस तरह से गाड़ियों को उठा के ले आते हो, वहां पर रीपोसेशन के केस में एक्चुअल कॉस्ट माइनस 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ डिस्पोजल तक का पीरियड पहले चेक कर लो, और उसमें 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से क्या आपको कैलकुलेशन करके क्या पहले परचेज प्राइस निकालना है, फिर सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस जो होगा दैट विल बी टेकन एज वैल्यू ऑफ दैट एसेट। क्या सबको क्लियर है? वेरी गुड। सो अभी क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता नहीं करनी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बेटा वैल्यू ऑफ टोकन, कूपन, वाउचर। तो मेरे को मालूम है ये तो आपको आता ही है। बताओ, अगर मैंने आपको कोई टोकन दिया तो उसकी वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू ऑफ दैट टोकन या वाउचर विल बी द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर विच इट कैन बी एक्सचेंज्ड। यानी कि अगर मैंने आपको कोई भी टोकन या वाउचर दिया है और अगर आप उससे 10,000 की कोई चीज खरीद सकते हो तो क्या टोकन की वैल्यू विल बी 10,000? यस, वेरी गुड। सो लीजिए ये हमारा रूल 32 हो गया फिनिश। ठीक है जी, 33 में आएंगे। 33 में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर कोई भी सप्लायर आपसे कोई चीज चार्ज कर रहा है एक्टिंग एज प्योर एजेंट, तो वो अमाउंट वैल्यूएशन का पार्ट नहीं बनता। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए कि आप मेरे यहां पर पढ़ते हैं और मैंने आपसे फीस बोला कि भैया मैं आपसे 14,000 फीस लूंगा जिसमें मैं आपको बुक्स भी दूंगा। खत्म। ठीक है, तो ये जो बुक्स मैंने दी ये तो मेरी सप्लाई का पार्ट था, तो इसकी बात नहीं हो रही। अगर मैं ये कहूं कि कोर्स खत्म होने के बाद अगर मैं आपको ये कहूं कि स्कैनर भी करके जाने हैं बेटा, और आपने मुझे कहा कि सर स्कैनर आप ही मंगा दीजिए ना, आपको सस्ते पड़ेंगे क्योंकि आप सबके लिए मंगा देना। मैंने कहा ठीक है मैं मंगा देता हूं। तो उसके लिए आपको स्कैनर मिल रहा था 500 रुपए का और मुझे कॉस्ट करा 200 रुपए का। तो मैंने थर्ड पार्टी से वो प्रोक्योर करा और वो स्कैनर मैंने आपको देकर आपसे उतने ही पैसे चार्ज करे जो एक्चुअल में उसकी कॉस्ट थी। मुझे कितने का पड़ा? 200 का। मैंने आपको भी कितने का दिया? 200 का। मैंने आपसे कोई प्रॉफिट नहीं लिया। तो मेरा क्वेश्चन है टोटल मैंने आपसे कितने लिए? 14,000 प्लस 200, 14,200। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कहती है? जीएसटी 14,200 पे नहीं लगेगा, 14,000 पे लगेगा। क्यों? जो 200 रुपए अरुण सेतिया ने आपसे चार्ज करे हैं दैट 200 रुपए इज एक्चुअली, कम ऑन, ये जो 200 रुपए अरुण सेतिया आपसे चार्ज कर रहा है, क्या ये 200 रुपए, कम ऑन यार, क्या ये 200 रुपीज विच अरुण सेतिया इज चार्जिंग फ्रॉम यू इज एक्टिंग, आई चार्ज यू बिकॉज आई वॉज एक्टिंग एज प्योर एजेंट। ये मेरी सर्विस का पार्ट नहीं है, मैंने थर्ड पार्टी से लेकर आपको दिया था और इसके बिना क्या मेरी सप्लाई कंप्लीट थी? बिल्कुल। तो रूल 33 कहता है ऐसी वैल्यूज को हम असेसेबल वैल्यू का पार्ट नहीं बनाते हैं। क्या सबको क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। तो लीजिए ये 33 भी हो गया हमारा फिनिश। 34 में एक्सचेंज रेट की बातें हो रही हैं। तो अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, तो याद रखना एक्सचेंज रेट विल बी एज डिसाइडेड बाय जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एज ऑन द डेट व्हेन टॉस ऑफ दैट सप्लाई विल अकर एज पर सेक्शन 13। क्लियर है जी? सो यहां पर जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने अप्लाई करने हैं। रूल 35 कहता है कि अगर आपने कोई भी वैल्यूएशन आपको दिया गया है और अगर वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है तो आपको क्या करना होता है? कौन बताएगा? असेसेबल वैल्यू कैसे निकलती है? ट्रांजैक्शन वैल्यू डिवाइड बाय 100 प्लस जो भी जीएसटी रेट होगा इनटू 100। आई होप दैट यू नो ना। ठीक है। ओपन मार्केट वैल्यू का बहुत बार जिक्र आया, कई बार बच्चा पूछता है सर ओपन मार्केट वैल्यू होती क्या है? तो इट्स वेरी सिंपल ना। ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब होता है वो पैसा विच इज पेबल
in transaction where supplier and recipient are unrelated and price is sold. ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब जहां पे दो लोग, अनजान लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे थे, क्या उसी वैल्यू को OMV लिया जा सकता है? यस। तो लीजिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर हुआ खत्म। अब हम जस्ट 5-7 मिनट में आपके और लूंगा। आई विल शो यू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जो मुझे लगेगा डिफिकल्ट है वही मैं कराऊंगा, रेस्ट आप अपने आप ट्राई करेंगे। आई एम श्योर आपसे हो जाएंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं जरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन रूल्स। चलिए आइए देखिए जरा आपको जो असाइनमेंट मिला है ना, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 14 निकालेंगे जरा। Messrs Money Express Delhi is authorized money changer registered with FEMA 1999. It enters into the following transactions of money changing in the month of July. Sold $10,000, $1.56. Purchase इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना। अब आप मुझे बताओ, इसने माल बेचा है 56 में, जबकि RBI का रेफरेंस रेट है 55। तो क्या इसने ₹1 कमाया? इनटू नंबर ऑफ यूनिट कितनी है? 10,000। तो यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो जाएगी? 10,000। वेरी गुड। 1,000 यूरो, 1 यूरो इसने खरीदा है 70 रुपए में। हाँ जी, RBI कितने में खरीद रहा है? 71 रुपीस में। तो इसने 70 में खरीदा, RBI इससे खरीदेगा 71 में। तो क्या ये ₹1 कमाएगा? बिल्कुल। तो ₹1 अगेन ये कमाएगा इनटू 1,000। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा? 1,000। इसने 80 रुपए में खरीदा, RBI खरीदता है 81 में, अगेन ₹1 इंटू 1,000। इसने 15 रुपए में करेंसी बेची है। बोलो बोलो यार। हाँ जी, सोल्ड 50,000 यूनिट्स ऑफ करेंसी। ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है मिसप्रिंट है यहां पे क्या? हाँ जी, इसमें चौथा और पांचवा शायद मिसप्रिंट है ना। देखो ये तो समझ आ गया आपको, यूरो भी समझ आ गया है ना, ये भी समझ आ गया। अब इसमें अगर मैं ये कहूं कि इसको हम ऐसे भी प्रिज्यूम कर सकते हैं कि RBI का रेफरेंस रेट नहीं दिया हुआ, तो अब क्या करोगे? आपने माल बेचा है 50,000 यूनिट्स ऑफ करेंसी ABC। करेंसी ABC का रेफरेंस रेट नहीं है। 1 ABC को 15 रुपए में बेचा है आपने, तो 50,000 इंटू 15, क्या टोटल इतने की करेंसी बेची है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर RBI रेफरेंस रेट पर्टिकुलर करेंसी का अवेलेबल ना हो तो आप टेंशन मत लेना, क्या उसका 1% कर देना, है ना। जल्दी बोलो। तो कुछ नहीं करना आपने, 50,000 इंटू 15 का आपने क्या कर देना है? 1% कर देना है। क्या सबको क्लियर है या नहीं? ठीक है। ऐसे ही फिर उसने बोला सोल्ड करे हैं $10,000 फॉर 6,800 ब्रिटिश पाउंड। कौन बताएगा? क्या इसमें नन ऑफ द करेंसीज INR? तो आप क्या करो, $10,000 को भी RBI रेफरेंस रेट से मल्टीप्लाई करो इंटू 55, 6800 पाउंड को RBI रेफरेंस रेट से मल्टीप्लाई करो इंटू 81। दोनों में जो लीस्ट होगा क्या उसका 1% ले लेना। बोलो 10,000 इंटू 55 दिस इंटू 81, दोनों में जो लीस्ट होगा उसका 1% चलेगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं जरा इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे। आप एक बारी जब सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, ट्रस्ट मी आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि इसको आज ही कर लेना। क्लास खत्म हुई है, आज ही कर लेना सारे क्वेश्चंस, अदरवाइज फिर बाद में आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज चार्ज टोटल प्रीमियम ऑफ 180 लाख, out of which 100 lakh have been allocated for the investment on behalf of the policy holder। ठीक है, कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई। शुरू करते हैं। If the amount allocated for the investment had been intimated by LIC to the policy holder at the time of supply, intimate किया गया था, तो मेरे बच्चे क्या 80 लाख will be the value on which GST will be charged? Yes, तो फर्स्ट केस 80 लाख की वैल्यू पर GST चार्ज होगा। केस 2, if the amount allocated for the investment have not been intimated by LIC to the policy holder, तो अगर इंटीमेट नहीं करा तो वी आर रियली सॉरी। कौन मुझे बताएगा? 180 लाख का 25% क्या फर्स्ट ईयर प्रीमियम होगा, और 12.5% ऑफ देयर आफ्टर प्रीमियम्स का 12.5% करेंगे, तो क्या दैट विल बी टेकन एज वैल्यू।
तो क्योंकि इंटीमेटेड नहीं है तो आपने सीधा 25% कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। अगर ये सारा का सारा पैसा ओनली टुवर्ड्स रिस्क कवर था, इसमें इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, तो क्या ये टोटल वैल्यू ऑफ 180 लाख ही वैल्यू बन जाएगी फॉर जीएसटी? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अभी अभी मैंने पढ़ाया, तो आई एम होपिंग फॉर कि आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मेरे साथ एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 16 कर लीजिए जरा। कहते हैं लाइफ इंश्योरर हु हैज ऑप्टेड फॉर वैल्यूएशन इन रूल 32 सब रूल 4, डिटेल आपको दिया हुआ है। प्योर रिस्क पॉलिसीज 25 लाख पूरा का पूरा वैल्यूएशन में जाएगा। यस। कंपोजिट पॉलिसीज मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क दोनों कवर है। इन्वेस्टमेंट एलोकेशन 89% ऑफ द प्रीमियम जो है, एंड दैट इज इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर। बताओ, इन्वेस्टमेंट एलोकेशन है 89%। 100 लाख में से 89% इन्वेस्टमेंट एलोकेशन है, तो खाली 11% रिस्क कवर का हो गया ना, और ये इंटीमेट भी किया गया है। तो क्या करना है सर, 100 लाख में से 11% यानी कि 11 लाख विल बी टेकन एज वैल्यू इन दिस केस। अगेन इन्वेस्टमेंट एलोकेशन तो 89% था, 200 लाख का प्रीमियम भी था, आउट ऑफ विच 40 लाख सिंगल प्रीमियम एन्युटीज है। आराम आराम से देखो, 200 लाख में से 40 लाख है सिंगल प्रीमियम, इसका तो 10% ले लेंगे, 4 लाख आ जाएगा। ठीक है सर, बचा कितना 160। 89% इसमें से इन्वेस्टमेंट एलोकेशन था, बट इंटीमेट नहीं किया था। तो जब इंटीमेट नहीं करा तो क्या इसका 25% विल बी टेकन एज वैल्यू। तो ये 4 लाख, ये 40 लाख, ये 11 लाख और ये 25 लाख। समझ आया जी? तो आप चेक कर सकते हैं, 25, 11, 4, 40 डन। ठीक है, एक बारी मैंने कहा दोबारा जरूर चेक करिएगा, और अगर आपको कोई भी क्लास ऐसा लगे कि आपको कम समझ आई है तो प्लीज उसको दोबारा से रिवाइंड कर करके देखिए। ये क्लास मैं हटाने नहीं वाला, इट विल नॉट गेट प्राइवेटाइज, ये रहेगी, यहीं पर रहेगी, यूट्यूब पे ही रहेगी, तो आप इसको आराम से तसल्ली से जरूर देखिएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब वो कह रहे हैं कि इजी कूपन लिमिटेड ने कूपन बेचे हैं। ठीक है, कूपन की फेस वैल्यू 9 रुपए थी, बट ये रिडीमेबल होगा 1000 रुपए में, तो 900 रुपए थी ये, 900 रुपए, लेकिन ये रिडीमेबल होगा 1000 रुपए में, तो वैल्यू विल बी टेकन एज क्या, 1000 रुपए। सर आई एम श्योर नाउ यू कैन डू दिस, है ना। आई वॉन्ट यू पीपल टू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस। आई एम श्योर कि अब आपको वैल्यूएशन का चैप्टर समझ आ गया है। ठीक है जी, चलिए, तो इसी के साथ हमारा आज पूरा चैप्टर वैल्यूएशन हुआ वाइंड अप, और अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी कि अगली क्लास के अंदर अब हम क्या करेंगे, तुम बता दो सर। नेक्स्ट क्लास में ना आप हमें कौन सा चैप्टर कराओगे, तो मैं आपके लिए एक पोलिंग करूंगा, आप मुझे बता देना, जो आप बोलोगे वही मैं करा दूंगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास कल सेम टाइम 7 o'clock एंड बी देयर। हो सकता है कि कल की क्लास जो है मैं लाइव लूंगा। आज मुझे प्रीमियरिंग करना पड़ा बिकॉज मुझे लगा कि आज की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।